नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 की रसायन विज्ञान के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 हाइड्रोकार्बन भाग सेकंड का अध्ययन करेंगे। भाग फर्स्ट में हमने हाइड्रोकार्बन, उनका वर्गीकरण, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण, समावयवता, विरचन एवं उनके भौतिक गुणों के बारे में जाना। आइए इस भाग में हम एल्केनों के रासायनिक गुण, उनके स्वरूपण, एल्कीनों की संरचना, उनका नामकरण, समावयवता के बारे में बात करते हैं। एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु किसी परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन, नाइट्रो समूह तथा सल्फोनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कम अणुभार वाले एल्केन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण नहीं दर्शाते हैं। उच्च तापक्रम 573 से 773 केल्विन, सूर्य के विसरित प्रकाश या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में एल्केन का हेलोजनीकरण होता है। यहाँ हम हेलोजनीकरण की बात करते हैं। ये देखिए आप कि मीथेन का जब हेलोजनीकरण कराते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं सूर्य के विसरित प्रकाश या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, तो CH3Cl बनता है और HCl निकलता है। यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन अभी भी है इसके पास में, इसलिए फिर क्लोरीनेशन होता है और दूसरे हाइड्रोजन का भी प्रतिस्थापन हो जाता है, तो CH2Cl2 बनता है। इसका प्रतिस्थापन और होने से CHCl3 बनता है। अभी भी इसके पास में एक हाइड्रोजन और है, इसलिए आगे और प्रतिस्थापन होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। हेलोजन की जो क्रियाशीलता है उसका क्रम इस प्रकार है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम। फ्लोरीनीकरण प्रचंड व अनियंत्रित होता है, जबकि आयोडीनीकरण बहुत धीमी गति से होता है। समान हेलोजन के साथ एल्केन की प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन का क्रम निम्न है। 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे आसानी से प्रतिस्थापन योग्य होती है, 2 डिग्री हाइड्रोजन उससे कम आसानी से होती है और 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी प्राथमिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन और कम आसानी से होता है। मीथेन की आयोडीन के साथ क्रिया ऑक्सीकारक जैसे हाइड्रो आयोडिक अम्ल या HNO3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? मीथेन की जब आयोडीन से रिएक्शन होती है तो आप देख रहे हैं CH3I + HI बन रहा है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। इन उत्पादों से वापस क्रियाकारक प्राप्त हो जाते हैं। HI एक शक्तिशाली अपचायक है, अतः HiO3 यानी हाइड्रो आयोडिक अम्ल या HNO3 का उपयोग किया जाता है। ये HI जो होता है हाइड्रो आयोडिक अम्ल से रिएक्शन करके आयोडीन बनाता है, तो ये आयोडीन यहाँ पर क्रियाकारक है। ऐसी स्थिति में अभिक्रिया केवल अग्र दिशा की ओर ही होगी, इसलिए इसमें हाइड्रो आयोडिक अम्ल या HNO3 का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं मीथेन के क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि। CH4 की Cl2 से रिएक्शन हो रही है, पराबैंगनी किरणों या सूर्य के विसरित प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl और HCl बनता है। ये क्रिया मुक्तमूलक क्रियाविधि द्वारा होती है। सबसे पहले जो Cl2 है उसका समांश विखंडन होता है। इस बंध के समांश विखंडन से एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास गया, तो 2 Cl मुक्त मूलक यानी क्लोरो मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। ये जो क्लोरो मुक्त मूलक बना है, ये मुक्त मूलक मीथेन के साथ रिएक्शन करके CH3 मुक्त मूलक बनाता है। जो CH3 मुक्त मूलक बना है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करता है और CH3Cl और एक दूसरा मुक्त मूलक जनरेट हो जाता है Cl। तो इस प्रकार से ये जो Cl बनता है ये CH4 से अभिक्रिया करके CH3 मुक्त मूलक बनाता है और जो CH3 मुक्त मूलक बना है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करके Cl मुक्त मूलक बनाता है, यानी ये अभिक्रिया को सतत रखते हैं। ये संचरण पद या प्रोपोगेशन स्टेप कहलाते हैं। अब अभिक्रिया के जो टर्मिनेशन स्टेप्स हैं उनमें क्या होता है, जब 2 मुक्त मूलक हैं प्रोपोगेशन स्टेप के, एक Cl और एक CH3 दोनों मिलते हैं तो CH3Cl बनता है। अगर 2 Cl मिल जाएं तो Cl2 बनता है और अगर CH3 और CH3 मुक्त मूलक आपस में मिलते हैं
तो ईथेन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये 3 पदों से अभिक्रिया समाप्त होती है, जिनको टर्मिनेशन स्टेप या समापन पद कहते हैं। तो अभिक्रिया में एक पद क्रिया को शुरू करने वाला है, 2 पद क्रिया को सतत रखने वाले हैं ये दोनों पद, और ये 3 पद क्रिया को समाप्त करने वाले पद हैं। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ईथेन का बनना इसी क्रियाविधि द्वारा स्पष्ट होता है। मेथेन के क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि में आपने देखा कि किस प्रकार पहले मुक्त मूलक बनता है, वो सूर्य के विशिष्ट प्रकाश की उपस्थिति में या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में बनता है, और वो क्रिया को सतत रखने वाले 2 पदों में 2 अलग अलग मुक्त मूलक बनाता है। वो जो मुक्त मूलक हैं CH3 और Cl, वो आपस में 3 प्रकार से जुड़ करके समापन पद की ओर जाते हैं, यानी 3 पदों से अभिक्रिया समाप्त होती है। तो याद रखिए, एक पद क्रिया को शुरू करने वाला है, प्रारंभ करने वाला है, 2 पद उसको सतत रखने वाले हैं, और 3 पद क्रिया को समाप्त करने वाले हैं। दूसरी अभिक्रिया है दहन। ये 2 तरीके का हो सकता है, पूर्ण दहन और आंशिक दहन। हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। एल्केनों का अपर्याप्त वायु तथा डाई ऑक्सीजन द्वारा अपूर्ण दहन से कार्बन काजल यानी कार्बन ब्लैक बनता है, जिसका उपयोग शाही, मुद्रण शाही के काले वर्णक यानी पिगमेंट्स एवं पूरक फिल्टर्स के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये जो पूर्ण दहन है उसमें आप देख रहे हैं कि ये एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन के अणु होते हैं 3n+1/2, n अणु कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और n+1 अणु H2O के बनते हैं। इस प्रकार ये पूर्ण संतुलित अभिक्रिया है। तो पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। आंशिक दहन में आप देख रहे हैं कि मीथेन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनता है, और नियंत्रित ऑक्सीजन जब होती है तब कार्बन ब्लैक बनता है, जो शाई के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये जो अभिक्रिया है पूर्ण दहन, इसमें अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में CH4 की जब अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ 890 किलो जूल पर मोल ऊष्मा निकलती है। ब्यूटेन की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में 2875.84 किलो जूल पर मोल ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। नियंत्रित ऑक्सीकरण उच्च दाब डाई ऑक्सीजन तथा वायु के सतत प्रवाह के साथ उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केनों को गर्म करने पर कई प्रकार के ऑक्सीकारक उत्पाद बनते हैं। कॉपर के साथ में जब अभिक्रिया करा रहे हैं, 523 केल्विन ताप है, 100 वायुमंडलीय दाब है, तो मिथेनॉल प्राप्त होता है। मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड लिया है आपने तो मिथेनेल बनता है यानी एल्डिहाइड बनता है। ईथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं मैंगनीज एसीटेट की उपस्थिति में तो इथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो अलग अलग उत्पाद इसमें बनते हैं। साधारणतः एल्केनों का ऑक्सीकरण नहीं होता, किंतु तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्केन जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन होती है, पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर संगत अल्कोहल बनाते हैं। इस प्रकार ये देखिए आप 2 मेथिल प्रोपेन जिसमें ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर 2 मेथिल प्रोपेनॉल बन रहा है। अभी हमने देखा कि एल्केन के जो रासायनिक गुण हैं उसमें पहला था प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें हमने एल्केन का हैलोजनीकरण पढ़ा जो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। दूसरा हमने पढ़ा दहन, जिसमें पूर्ण दहन और आंशिक दहन है। तीसरी अभिक्रिया आपने पढ़ी नियंत्रित ऑक्सीकरण, जिसमें विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। चौथा गुण है समावयवीकरण। नॉर्मल एल्केन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर वे उनके शाखित श्रृंखला वाले एल्केनों में समावयवीकृत हो जाते हैं। मुख्य उत्पाद आप देख रहे हैं, ये जो ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन का समावयवीकरण हो रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl से, तो आइसोब्यूटेन प्राप्त हो रहा है, यानी इसमें श्रृंखला बन गई है। नॉर्मल हेक्सेन का अगर समावयवीकरण इन्हीं परिस्थितियों में करवाया जाता है तो 2 मेथिल पेंटेन और 3 मेथिल पेंटेन बनते हैं।
ये मुख्य उत्पाद हैं। इसके अलावा अन्य अल्प उत्पाद के बनने की भी संभावना होती है। अल्प उत्पादों को सामान्यतः कार्बनिक अभिक्रियाओं में नहीं लिखा जाता है। अगली अभिक्रिया है एरोमेटीकरण या पुनर्संभवन, जिसको रिफॉर्मिंग कहा जाता है। 6 या 6 से अधिक कार्बन वाले नॉर्मल एल्केन एल्यूमिना आधारित वेनेडियम, मॉलिब्डेनम तथा क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में 773 केल्विन तथा 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने से विहाइड्रोजनीकृत होकर बेंजीन या उसके सजातीय व्युत्पन्न में चक्रीकृत हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को एरोमेटाइजेशन या एरोमेटीकरण या पुनर्संभवन, रिफॉर्मिंग कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन वाला एल्केन है। ये क्रोमियम, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड्स, ताप होता है 773 केल्विन, 10 से 20 वायुमंडलीय दाब है, तो इसका चक्रीयकरण हो गया है और ये एरोमेटिक यौगिक में बदल गया है, यानी बेंजीन हमें प्राप्त होता है। अगर आपको टोलुइन बनाना हो तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर हेप्टेन लेंगे और ऑक्साइड ये वही लेंगे जो आपने इसमें लिए थे। भाप के साथ अभिक्रिया। मीथेन की जब भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, निकेल की उपस्थिति में ताप होता है 1273 केल्विन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इस विधि से डाई हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, यानी ये जो डाई हाइड्रोजन है ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है। तो भाप की मीथेन के साथ क्रिया से डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया है ताप अपघटन या भंजन, पायरोलिसिस या क्रैकिंग। उच्च एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर निम्न एल्कीनों या एल्केनों में अपघटित हो जाते हैं। ऊष्मा के प्रयोग से छोटे अणु बनने की ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया को ताप अपघटन, पायरोलिसिस या भंजन, क्रैकिंग कहते हैं। इस क्रिया से पेट्रोल गैस व तेल गैस प्राप्त होते हैं। जैसे ये बड़ा हाइड्रोकार्बन है 6 कार्बन वाला, इसको 773 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है, ये ताप अपघटित होकर इसमें से हाइड्रोजन निकल सकती है, छोटा अणु इथेन का निकल सकता है, प्रोपीन, इथेन और मीथेन प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार छोटे अणु प्राप्त होना ताप अपघटन कहलाता है। प्रोपेन का अगर ताप अपघटन कराते हैं तो एथीन और मीथेन बनता है, या प्रोपीन और हाइड्रोजन बन सकती है। तो ये ताप अपघटन या भंजन अभिक्रिया कहलाती है। डोडेकेन का जब ताप अपघटन कराते हैं तो हेप्टेन, पेंटीन और अन्य छोटे उत्पाद बनते हैं। ये डोडेकेन जो है वो केरोसिन तेल का घटक है। इसको 973 केल्विन पर प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्रश्न है, निम्न में से मेथेन का अपूर्ण दहन है। अभी हमने देखा था पिछली अभिक्रियाओं में कि अगर इसका अपूर्ण दहन किया जाता है तो कार्बन ब्लैक बनता है। वो अभिक्रिया कौन सी है? वो ये वाली अभिक्रिया है, CH4 + O2 कार्बन + 2H2O। तो अभी हमने देखा एल्केन के रासायनिक गुणों में हैलोजनीकरण, दहन, समावयवीकरण, एरोमेटीकरण, ताप अपघटन, भाप के साथ अभिक्रिया। अब हम देखते हैं इनका सरूपण। एल्केनों में कार्बन कार्बन सिग्मा बंध होता है। कार्बन कार्बन एकल बंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन होता है। इस घूर्णन के कारण त्रिविम में अणुओं के विभिन्न त्रिविमीय विन्यास होते हैं। फलतः विभिन्न समावयव एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्थाएं जो कार्बन कार्बन एकल बंध के घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, सरूपण या कन्फर्मेशंस कहलाते हैं। इनको सरूपणीय समावयव या रोटामर्स भी कहते हैं। अतः सीसी एकल बंध के घूर्णन के कारण एल्केन में असंख्य सरूपण संभव हैं। हालांकि कार्बन कार्बन एकल आबंध का घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। यह प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। यह 1 से 20 किलो जूल पर मोल तक ऊर्जा द्वारा बाधित है। निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के मध्य इस बल को
मरोड़ी विकृति या टॉर्सिनल स्ट्रेन कहते हैं। एथेन के जो स्वरूपण हैं वो दो प्रकार के हैं, साहोर्स प्रक्षेपण सूत्र और न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। एथेन के स्वरूपण में पहले लेते हैं हम साहोर्स प्रक्षेपण सूत्र। एथेन अणु में कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और इस पर भी 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। एथेन के बॉल एवं स्टिक मॉडल को लेकर यदि हम एक कार्बन को स्थिर रखकर दूसरे कार्बन परमाणु को कार्बन कार्बन अक्ष पर घूर्णन कराएं तो एक कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन के संदर्भ में असंख्य त्रिविमीय व्यवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इन्हें स्वरूपणीय समावयव या स्वरूपण कहते हैं। अतः एथेन के कई स्वरूपण होते हैं। हालांकि इनमें से 2 स्वरूपण चरम होते हैं यानी एक्सट्रीम होते हैं, एक रूप ग्रसित और दूसरा संतरित। ये ग्रसित स्वरूपण जो आप देख रहे हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्लिप्स्ड, इसमें इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने है। ये वाला हाइड्रोजन इसके सामने है और ये वाला हाइड्रोजन इसके सामने है, यानी ये अगर इसके पास में लाया जाए तो इसको पूरा ढक देगा, इसलिए इसको ग्रसित प्रक्षेप कहते हैं। दूसरा होता है सांतरित प्रक्षेप या स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक रूप ग्रसित है तो दूसरा संतरित। ग्रसित में दोनों कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एक दूसरे के पास में आपने देखे, संतरित में ये हाइड्रोजन एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं। इस हाइड्रोजन को आप देखिएगा, इसके सामने इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका जो हाइड्रोजन था वो घूर्णन के कारण नीचे चला गया। इस हाइड्रोजन के सापेक्ष ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, इसके सापेक्ष ये वाला हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे जो स्वरूपण हैं ये एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, इनको स्टेगर्ड कन्फर्मेशंस कहते हैं। इनमें अधिकतम दूरी होती है, इनके बीच के स्वरूपण विसमतलीय या स्क्यू कहलाते हैं। जो स्क्यू कन्फर्मेशंस होते हैं उनको हम नहीं बना रहे हैं, ये दोनों चरम स्थितियां हैं, इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड। न्यूमैन प्रक्षेपण में किस प्रकार से निरूपित किया जाता है इन स्वरूपणों को? इस प्रक्षेपण में अणु को सामने से देखा जाता है, आंख के पास वाले कार्बन को एक बिंदु द्वारा दिखाया जाता है और उससे जुड़े 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 120 डिग्री कोण पर 3 रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, ये एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये वाला जो सीधी लाइन दिख रही है आपको वो हाइड्रोजन है और ये वाला तीसरा हाइड्रोजन है, ये आपकी तरफ है जिधर से आप देख रहे हैं। और जो दूसरा कार्बन है उसको एक गोले के समान मानते हैं, इसको गोला माना और इसके सिरों से यहाँ से डॉटेड लाइन से दर्शाया हुआ है ये हाइड्रोजन। तो ये जो 3 हाइड्रोजन है ये डॉटेड लाइन से हैं, ये दूसरे वाले कार्बन के जो हमसे दूर है दूसरी तरफ है और ये एक दूसरे को ढकते हुए है, इसलिए ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, ग्रसित प्रक्षेपण सूत्र है। और दूसरा जो होता है सांतरित या स्टेगर्ड, उसको इस तरीके से दर्शाते हैं कि ये जो सामने वाला कार्बन है उसको आपने स्थिर रखा, घूर्णन करवाया, उसको इस वाले घेरे को घुमाया है आपने और इसको घुमाने से हाइड्रोजन जो हैं दूसरे कार्बन से जो जुड़े हुए हैं वो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में आ गए हैं। ये वाला हाइड्रोजन बीच में आ गया, ये वाला हाइड्रोजन भी बीच में आ गया है और ये वाला हाइड्रोजन भी। तो इनको इन डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। इनका आपेक्षिक स्थायित्व, एथेन के सांतरित रूप में कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, यानी स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बॉन्ड के वो दूरी पर होते हैं, इसलिए उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है, न्यूनतम ऊर्जा होती है तथा अणु का अधिकतम स्थायित्व होता है। ग्रसित रूप में कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन अभ्रों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए प्रतिकर्षी बल को दूर करने के लिए अणु में कुछ अधिक ऊर्जा निहित होती है, इसलिए इसका स्थायित्व कम हो जाता है, यानी ग्रसित रूप का स्थायित्व कम होता है। मरोड़ी विकृति यानी टॉर्सिनल स्ट्रेन का परिणाम कार्बन कार्बन एकल बंध के घूर्णन कोण पर निर्भर करता है। इस कोण को द्वितल कोण
या मरोड़ी कोण, डाइहेड्रल एंगल या टॉर्सिनल एंगल भी कहते हैं। एथेन के सभी स्वरूपणों में मरोड़ी कोण संतरित रूप में न्यूनतम तथा ग्रसित रूप में अधिकतम होता है। अतः सांतरित स्वरूपण ग्रसित प्रक्षेप की तुलना में अधिक स्थायी होता है। परिणामतः अणु अधिकतर सांतरित स्वरूपण में रहते हैं। एथेन में कार्बन कार्बन बंध का घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं है। दो चरम रूपों के बीच ऊर्जा अंतर 12.5 किलो जूल पर मोल है, जो बहुत कम है। सामान्य ताप पर अंतराण्विक टक्करों यानी कोलिजन्स के द्वारा एथेन अणु में तापीय तथा गतिज ऊर्जा होती है, जो 12.5 किलो जूल पर मोल है के ऊर्जा अवरोध को पार करने में सक्षम होती है। अतः एथेन में कार्बन कार्बन एकल बंध का घूर्णन सभी प्रायोगिक कार्य के लिए लगभग मुक्त है। इसलिए एथेन के स्वरूपणों को पृथक तथा वियोजित करना संभव नहीं है। हमने देखा एथेन के दो प्रकार के स्वरूपण है, सांतरित स्वरूपण और ग्रसित स्वरूपण। सांतरित स्वरूपण जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है और ग्रसित उसकी तुलना में कम होता है। हालांकि इन दोनों रूपों को इसलिए पृथक करना कठिन होता है क्योंकि इनके बीच में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, जो 12 किलो जूल पर मोल होता है, और इतनी ऊर्जा अणु में आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन की, जिनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्केन में अगर दो हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्कीन बनता है, इसीलिए इनका सामान्य सूत्र भी CnH2n+2 की अपेक्षा CnH2n होता है। इसके प्रथम सदस्य एथिलीन या एथीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर तेलीय द्रव प्राप्त होते हैं, इसलिए एल्कीनों को ओलिफिन यानी तेलीय यौगिक बनाने वाले यौगिक भी कहते हैं। इसमें हमें पढ़ना है इनकी संरचना, एल्कीनों की नाम पद्धति, एल्कीनों की समावयवता, उनका विरचन, एल्कीन के भौतिक गुणधर्म और एल्कीन के रासायनिक गुणधर्म। इस भाग में हम संरचना, नामकरण और समावयवता की बात करेंगे। इसमें संरचना अगर आप देखें एल्कीन की तो कार्बन पर sp2 संकरण होता है। एथीन में आप देख सकते हैं कि दो कार्बन है, इस पर ये भी sp2 संकृत है और ये दूसरा कार्बन भी sp2 संकृत है। 120 डिग्री के कोण पर संकृत कक्षक व्यवस्थित हैं। दोनों संकृत कक्षकों के दोनों कार्बन के sp2 संकृत कक्षक आपस में अतिव्यापन करके ये सिग्मा बंध बना रहे हैं, ये अतिव्यापन हुआ है। इसकी जो ऊर्जा है वो 397 किलो जूल पर मोल है। इनके जो दो संकृत कक्षक बचे हुए हैं वो दोनों संकृत कक्षक हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। एक ये वाला सिग्मा बंध, एक ये सिग्मा बंध, और दूसरे कार्बन पे आप देखें तो ये वाला सिग्मा बंध है हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन से, और ये एक और सिग्मा बंध है हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन से। तो यहाँ अतिव्यापन है sp2 जिससे सिग्मा बंध बन रहा है, और ये अतिव्यापन है sp2s जिसमें भी सिग्मा बंध बन रहा है। अब दोनों कार्बन के पास में एक एक p कक्षक असंकृत रहता है जो इनके तल के लंबवत होता है, और ये जो p कक्षक है, इस कार्बन वाला p कक्षक और इस कार्बन वाला p कक्षक, ये दोनों क्या करते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं, और pp समपार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध बनता है, और इस बंध की ऊर्जा 284 किलो जूल पर मोल होती है। ये दुर्बल बंधित गतिशील इलेक्ट्रॉन हैं पाई बंध के, जो आप देख रहे हैं तल के ऊपर और नीचे। यहाँ आप कार्बन कार्बन बंध लंबाई देखेंगे तो 134 पिकोमीटर है, कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई 110 पिकोमीटर है, बंध कोण यहाँ 121.7 है, और ये वाला बंध कोण जो है वो 116.6 डिग्री है। दुर्बल पाई बंध की उपस्थिति एल्कीन अणुओं को एल्केन की तुलना में अस्थायी बनाती है, इसलिए एल्कीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मकों के साथ संयुक्त होकर एकल बंध युक्त यौगिक बनाती हैं। अब इनके नामकरण की बात करते हैं। एल्कीन का नामकरण, व्युत्पन्न प्रणाली में एन के स्थान पर लीन आता है। ANE जो अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखते हैं उसके स्थान पर YLENE आता है, तो इनका सामान्य नाम होता है एल्काइलीन। IUPAC में N के स्थान पर हम
ईन लिखते हैं, ANE की जगह ENE लिखते हैं। ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 कार्बन वाला एल्कीन है, तो इसका सामान्य या व्युत्पन्न प्रणाली में नाम है एथिलीन और IUPAC में है एथीन। ये 3 कार्बन वाला एल्कीन है, इसका नाम प्रोपिलीन और प्रोपीन IUPAC में है। ये संरचना और IUPAC नाम आप देख रहे हैं कि ये पहला जो उदाहरण दिया है ये प्रोपीन है, 3 कार्बन वाला एल्कीन है। ये ब्यूटीन है, 4 कार्बन वाला एल्कीन है। इसमें स्थिति बतानी पड़ती है क्योंकि इसमें पहले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड हो सकता है या दूसरे कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड हो सकता है, तो ये दोनों स्थिति समावयव हैं, ब्यूट 1 ईन और ब्यूट 2 ईन। अगर 2 द्विबंध हैं किसी यौगिक में, जैसे इसमें 4 कार्बन वाले एल्कीन जो एल्काडाइन है, इसमें 2 डबल बॉन्ड होने के कारण इसका नाम है ब्यूट 1,3 डाइईन। इसमें स्थिति बतानी पड़ती है, ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको ब्यूट 1,3 डाइईन बोलते हैं। इसमें आप देखिए कि इसमें श्रृंखला है, तो अगर देखा जाए तो ये प्रोपीन है और इसमें 2 पर कार्बन नंबर 2 पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन नंबरिंग किधर से होगी, जहाँ डबल बॉन्ड है इधर से नंबरिंग होगी, तो ये 2 मैथिल प्रोप 1 ईन कहलाएगा। इस उदाहरण में आप देखिए 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड को नंबर देना है हमें, इसलिए नंबरिंग बाईं ओर से करेंगे, तो इसका नाम होगा 3 मैथिल, क्योंकि तीसरे कार्बन पर मैथिल समूह जुड़ा है, 3 मैथिल ब्यूट 1 ईन इसका नाम होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों की IUPAC नाम लिखिए। ये एक यौगिक है, इसका IUPAC नाम लिखना है। आप इसको देखें तो आपको दिख रहा है कि इसमें 2 द्विबंध हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 द्विबंध हैं, और यहाँ पर ये सिरे पर 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो इसमें अब नंबरिंग किधर से की जाए, हम करते हैं पहले नंबरिंग बाईं ओर से। तो एक कार्बन इनमें से श्रृंखला में आएगा, 1, ये नंबर 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, 5, 6, इस प्रकार से ये 6 पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पे भी डबल बॉन्ड है। फिर ये 7 और ये 8 और ये 9 और 10, 2 कार्बन है तो ये श्रृंखला में आएंगे। इधर श्रृंखला खत्म नहीं करनी है आपको, 9 कार्बन पे श्रृंखला खत्म हो जाती, अधिकतम कार्बन को इंक्लूड करना है, इसलिए 10 कार्बन की श्रृंखला होगी। तो नंबर इसमें जब नंबरिंग करेंगे आप, तो इधर से भी देख लीजिए आप, इसमें 2 कार्बन, ये 2, 3, 4, इसमें 4 से शुरू हो रहा है, 4, 5, 6, 7, 4 और 7 पे द्विबंध आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करते जब बाईं ओर से तो 3 और 6 पर आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग बाईं ओर से करेंगे। इसका नाम 2,8 डाईमेथिल डेका 3,6 डाइईन होगा, क्योंकि ये 10 कार्बन की श्रृंखला है, जैसा मैंने आपको भी बताया। 2 और 8 पे मैथिल समूह है, इस कार्बन पे एक मैथिल है और 8 पर भी मैथिल है, इस कार्बन पर भी ये वाला मैथिल समूह, तो ये डाईमेथिल हो गया, 2,8 डाईमेथिल डेका, यानी 10 कार्बन है, और 3,6 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 3,6 डाइईन इसको बोलेंगे। इस उदाहरण में आप देखिए कि यहाँ से नंबरिंग शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये ऑक्टेन का यौगिक है, जिसमें 4 द्विबंध है, इसलिए ये ऑक्टा टेट्राईन होगा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है और 7 पे है, तो 1, 3, 5, 7 ऑक्टा टेट्राईन इसका नाम होगा। नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, यही स्थिति आएगी उसमें भी, इसलिए नंबरिंग दोनों तरफ से समान है। इसी प्रकार से आप इन दोनों उदाहरणों के नाम भी लिख सकते हैं। हमने देखा कि एल्कीन का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। जब भी नंबरिंग की जाए, द्विबंध को न्यूनतम नंबर दिया जाए और श्रृंखला में उसको सम्मिलित करने का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस आधार पर हम न्यूनतम नंबर देते हुए उसकी नंबरिंग करेंगे और उसका नाम रखेंगे। आगे देखते हैं समावयवता। एल्कीनों के पहले 2 सदस्य कोई समावयवता नहीं दर्शाते, यानी एथीन और प्रोपीन
किसी भी प्रकार की समावयवता नहीं दर्शाते हैं। तीसरा सदस्य जो है वो ब्यूटीन है। उसमें देखिए आप, ये 1 ब्यूटीन और इसकी स्थिति समावयव है 2 ब्यूटीन। पोजीशन बदल गई है किसकी? डबल बॉन्ड की। और अगर इसमें श्रृंखला बना देते हैं आप, आइसोब्यूटिलीन इसको कहा जाता है, IUPAC में बोलते हैं 2 मेथिल प्रॉप 1 इन, ये इसका श्रृंखला समावयव है। तो ये संरचनात्मक समावयवता है एल्कीन की। अब इस प्रकार के त्रिविम समावयव भी, जिनमें 2 समान परमाणु या समूह एक ही और स्थित होते हैं, हो सकते हैं। जैसे ये देखिए आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से X और Y जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी X और Y जुड़ा हुआ है। इनके 2 समावयव संभव है, इनको ज्यामितीय समावयव कहते हैं। इसमें दोनों X एक ही दिशा में है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ X और इस कार्बन से जुड़ा हुआ X दोनों समान दिशा में है, और Y भी एक ही दिशा में है। इसको कहते हैं समपक्ष या सिस। और अगर इसका उल्टा होता है कि X एक कार्बन का तो इधर है और दूसरे कार्बन का दूसरी तरफ है, तो इसको विपक्ष समावयव या ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ब्यूटीन का एग्जाम्पल लीजिए आप, समपक्ष 2 ब्यूटीन। इसमें ब्यूटीन में जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो दूसरी स्थिति पर है। पहले कार्बन से जुड़ा हुआ ये मैथिल समूह, ये पहला कार्बन है, और ये चौथा जो मैथिल समूह है ये द्विबंध के सापेक्ष अगर एक ही दिशा में है, ये दोनों एक ही दिशा में आप देख रहे हैं, इसलिए ये सिस समावयव है, समपक्ष ब्यूट 2 इन इसको कहते हैं। और अगर ये विपरीत दिशा में है, इसमें मिथाइल समूह इधर है और इसमें इस दिशा में है, यानी विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांस ब्यूट 2 इन या विपक्ष ब्यूट 2 इन। क्वथनांक में भी आप देख रहे हैं थोड़ा अंतर है, इसका 277 केल्विन है और इसका क्वथनांक 274 केल्विन है। तो ये जो गुण है ये इस कारण बदल गए हैं। ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं इसमें भौतिक गुण की बात करते हैं अपन, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। एल्कीन का समपक्ष रूप विपक्ष की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। ये जो समपक्ष रूप है ये अधिक ध्रुवीय है और ये जो विपक्ष रूप है ये कम ध्रुवीय है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0.35 डेबॉय है और इसका 0 डेबॉय है। विपक्ष ब्यूट 2 इन अध्रुवीय है। इन दोनों रूपों की विभिन्न ज्यामितियों को बनाने से ये देखा गया है कि विपक्ष ब्यूट 2 इन यानी ट्रांस ब्यूटीन के दोनों मैथिल समूह जो विपरीत दिशाओं में होते हैं, ये देखिए ये इस दिशा में है मैथिल समूह, इसकी विपरीत दिशा में ये वाला मैथिल समूह है। ये दोनों मैथिल समूह विपरीत दिशा में होने के कारण CCH3 बंध के कारण ध्रुवणता को नष्ट करके विपक्ष रूप को अध्रुवीय बनाते हैं। ठोसों में विपक्ष समावयवियों के गलनांक समपक्ष समावयवियों की तुलना में अधिक होते हैं। ज्यामितीय या समपक्ष सिस ट्रांस समावयवता XYC और CXZ और XYC और CZW प्रकार के एल्कीनों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। यानी इस प्रकार के जो एल्कीन है वो भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, यानी कार्बन से जुड़े हुए जो समूह हैं वो भिन्न होने चाहिए। समान समूह होते हैं तो इस प्रकार की समावयवता नहीं दर्शाते हैं। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक सिस ट्रांस यानी समपक्ष विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह समान हैं CH3, और इसमें भी दोनों समूह समान है, दोनों हाइड्रोजन है, इसमें दोनों इधर भी दोनों समान है Br। तो ये दोनों समावयवता नहीं दर्शाएंगे। समपक्ष विपक्ष समावयवता दर्शाने के लिए ज़रूरी है कि जुड़े हुए समूह भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर इस कार्बन से जुड़े हुए एक तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और दूसरा फिनिल समूह जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से हाइड्रोजन और CH3 जुड़ा हुआ है। भिन्न भिन्न समूह जुड़े होने के कारण ये सिस ट्रांस समावयवता या समपक्ष विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करता है। ये उदाहरण है, इसमें भी देखिए आप दोनों अलग अलग हैं, हाइड्रोजन है और मैथिल समूह है। इसमें इस कार्बन से Cl और मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग समूह होने के कारण ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या समपक्ष विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित यौगिकों के समपक्ष तथा विपक्ष समावयव बनाइए तथा इनके IUPAC नाम लिखिए। ये प्रश्न है आपके सामने।
इनके आपको सिस ट्रांस आइसोमर्स बनाने हैं। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं तो सिस हो गया एक तरफ, दूसरे यौगिक में हाइड्रोजन को दूसरी तरफ ले आइए आप, तो ये इसका ट्रांस आइसोमर हो गया। इसमें आप देखिए कार्बन से मैथिल समूह और एथिल समूह जुड़ा हुआ है, इधर भी मैथिल और एथिल समूह जुड़ा हुआ है। आप दोनों समान समूह अगर एक तरफ रख देते हैं तो वो सिस आइसोमर होता है, समपक्ष समावयव होता है। और अगर दोनों समान समूहों को विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो वो विपक्ष समावयव या ट्रांस आइसोमर कहलाता है। हाइड्रोकार्बन के भाग 2 में हमने देखा कि एल्केन के रासायनिक गुण क्या हैं, हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के स्वरूपण, एल्कीनों की संरचना, उनका नामकरण, समावयवता के बारे में जाना। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक